नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 5 साल से जूनियर टीचर के उम्मीदवारों को हुए तकर्रुरी का इंतजार। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम है परेशान, लेकिन हुक्मरानों को सियासत से नहीं है फुर्सत। और हिफाजती अमले की जानिब से उड़ी में म्यूजिकल इवेंट का एहतमाम। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में हुकूमत से ज्यादा रसूखदार तो वहां पर माफिया गिरोह है। इसका जीता जागता सबूत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सरेआम मिल जाता है। जैसे कि 5 बरस कबल तालीमी महकमे में जूनियर टीचरों की तकर्रुरी के लिए भर्तियां हुई थी। उस दौरान 800 से ज्यादा लोग सिलेक्ट कर लिए गए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके पीछे तालीमी इंतजामिया के साथ एक बहुत बड़ा गिरोह भी सरगर्म है, जो मुख्तलिफ हरबों के जरिए उम्मीदवारों की जॉब लेने में रोड़े अटका रहा है। हालांकि उम्मीदवारों की जानिब से आला अदलिया की दखलंदाजी की फरियाद की गई थी, लेकिन एक तवील अरसा बीतने के बाद भी उम्मीदवार खाली हाथ हैं। इन सबसे नाराज परेशान लोगों ने अपने मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज का सहारा लिया है। तारीख पर तारीख और इंतजार पर इंतजार, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के नौजवानों की किस्मत में लिख दिए गए हैं। तालीम याफ्ता और काबिल होने के बावजूद भी इन्हें सड़कों पर बैठकर अपने हक की हुसूली के लिए एहतजाज करना पड़ रहा है। बस इन लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि इन्होंने बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के तालीमी महकमे में साल 2018 में निकाली गई जूनियर टीचर की पोस्टों के लिए अप्लाई कर दिया था। तब से लेकर अब तक इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से तकरीबन 822 लोगों का सिलेक्शन हो जाने के बाद भी इनकी तकरूरी नहीं हुई है। नतीजतन अब ये उम्मीदवार, जिनमें मर्द और खवातीन दोनों ही शामिल हैं, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर असेंबली के आगे सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त हम असेंबली गेट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने हमारा धरना जारी है। तकरीबन 5 साल पहले ये जनरल लाइन तकसीम की ये असामियाँ PSC ने मुश्तहर की थी, और तकरीबन 4 से 5 साल तक ये जो असामियाँ थी इनके ऊपर कोई भी टेस्ट इंटरव्यू मुनक़्क़िद नहीं हो सका। एक अडाक माफिया उन्होंने स्टे पे स्टे लेके रखा, और उस वजह से इन लोगों का जो टेस्ट इंटरव्यू था वो मुनक़्क़िद नहीं हो सका। फिर 4 से 5 साल की मेहनत के बाद जब इस PSC के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मदद से जब ये टेस्ट इंटरव्यू हुए, तो उसके बाद फिर से एक और स्टे आ गया, और उसके बाद इनका जो फाइनल जो वाइवा था, सिलेक्शन प्रोसेस था, उसको अल्तवा का शिकार रखा गया। फिर इन 822 लोगों ने उस स्टे का भी मुकाबला किया और वक्तन फवक्तन इन स्टे को खारिज करवाया, और उसके बाद तकरीबन 2.5 मंथ से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि ये लोग PSC पास करने के बाद, फाइनल इंटरव्यू देने के बाद, फाइनल सिलेक्शन, इनके जो ऑर्डर्स हैं, इनकी जो स्टेशन है, वो अभी तक अलाट नहीं किए गए। अब इसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत की नाअहली और बेहिसी नहीं तो और क्या कहेंगे कि टीचर की पोस्ट के लिए जरूरी काबिलियत होने के बावजूद भी शदीद गर्मी में ये क्वालिफाइड लोग इंसाफ पाने की जद्दोजहद में मशरूफ हैं। इन एहतजाजियों में बड़ी तादाद खवातीन की भी है। एक अदद नौकरी पाने के लिए इन्हें बार बार एहतजाज करने पर मजबूर किया जा रहा है। काबिले गौर है कि इन लोगों को इस बात की भी चिंता है कि इन्हें अगर जल्द ही नौकरी नहीं मिली तो ये लोग अपने घर की जिम्मेदारियों को कैसे पूरा कर सकेंगे। इसीलिए इस बार इन्होंने हुकूमत से अपनी मांगे मनवाने के लिए आर या पार की लड़ाई का मंसूबा बना लिया है। होना तो ये चाहिए था कि जो लोग बाइज्जत तरीके से मेरिट के जरिए एक खुददार इंसान की हैसियत से एक नौकरी हासिल करना चाह रहे हैं और एक पेशा मालमी से मुंसलिक होना चाहते हैं, उनको बाइज्जत तरीके से उनका हक दिया जाता। लेकिन अलमिया ये है हमारा कि हम इससे पहले भी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं, और एक हफ्ते बाद, तकरीबन 10 दिन के बाद हम दोबारा यहाँ पर हैं। हमारा जो जायज़ मुतालबा है
اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لوگ میرٹ کے ذریعے اپنے حق کے لیے ان کو حق نہیں دیا جا رہا اور وہ بار بار یہاں پر ان سے التجا کریں، ہم ان سے درخواست کی، اپیل کی اور کوئی بھی شاید بات ان کے اثر نہیں کر رہی، تو اس لیے دوبارہ پھر ہم نے یہ احتجاجی دھرنا شروع کیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی سرکاری نوکریوں میں اول دن سے ہی اقربا پروری اور بدعنوانیوں کے ذریعے مقامی نوجوانوں کے ساتھ ناروا سلوک برتا جا رہا ہے، پھر چاہے سرکاری اسامیوں میں بھرتی کی بات ہو یا پھر تعلیم حاصل کرنے کی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پڑاؤ پر مقامی نوجوانوں کو درکنار رکھا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر پاکستانی شہریوں اور سیاستدانوں کے عجیج و اقارب کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں تمام سرکاری عہدوں پر پاکستان سے آئے لوگوں کو فٹ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احتجاجی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہاں کے حکمرانوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی ہمدردی کیوں نہیں ہے۔ ہم یہ آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، یہ آپ اسٹیشن الاٹمنٹ کر کے ہم پر کوئی احسان نہیں کریں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ ایک آئینی ادارے کے ذریعے ہم سلیکٹ ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں اور بالآخر یہ آپ کو ہمیں دینا پڑے گا، اور جو کچھ لوگوں سے انسانی ہمدردی کے تحت اگر ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے تو پھر ہمیں بتا دیا جائے کہ پھر ہم جو میرٹ کے ذریعے لوگ آنا چاہتے ہیں پھر ان کے ساتھ ہمدردی آپ کی کیوں نہیں ہے۔ پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں عوام کو کسی بھی طرح کا حق و حقوق ملے، وہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ مقامی لوگ ہر چھوٹے بڑے مسائل کے لیے پریشان ہوں اور ان کے دروازے کے آگے بیٹھ کر احتجاج کریں، لیکن موجودہ وقت میں یہاں کے لوگ نہ صرف اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھ گئے ہیں بلکہ وہ تو پاکستان سے مکمل آزادی کے لیے بھی آگے آ رہے ہیں۔ جونیئر ٹیچر کو بے روزگار کہا نہیں جا سکتا اور روزگار کی کیٹیگری میں یہ اس لیے نہیں آتے کہ اتنے برسوں سے ان کی جوائننگ ہی نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں کے نوجوانوں میں مختلف طرح کے ہنر موجود ہیں، مثلاً کوئی گلکاری سے جڑا ہوا ہے تو کوئی رقص و موسیقی میں ڈوبا ہوا ہے۔ مقامی نوجوانوں کی فن و ثقافتی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جاتے رہے ہیں۔ سول انتظامیہ کے ساتھ ساتھ حفاظتی عملے کی جانب سے بھی میوزیکل ایونٹس منعقد کیے جاتے رہے ہیں۔ اسی کڑی میں ضلع بارہ مولہ کی اڑی تحصیل میں حفاظتی عملے کی جانب سے ایک خاص فن و ثقافتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں معروف گلکاروں کے ساتھ ساتھ ابھرتے ہوئے مقامی ٹیلنٹ نے بھی شرکت کی۔ رقص پر تھرکتے نوجوانوں اور لوگوں کے ہجوم کا یہ نظارہ ہے ضلع بارہ مولہ میں واقع اڑی تحصیل کا، جو حفاظتی عملے کی جانب سے جشن اڑی نامی لائیو میوزیکل ایونٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں وقار خان اور گرساز جیسے جانے مانے فنکاروں نے اپنی شیریں آواز سے پورا سماں باندھ دیا اور اپنے پسندیدہ فنکاروں کی جانب سے پیش کیے گئے نغموں سے سامعین کافی محظوظ ہوئے۔ حفاظتی عملے کی جانب سے منعقدہ اس پروگرام میں دیگر لوگوں کے علاوہ اسکولی بچوں نے بھی شرکت کی۔ جو جشن تھا جشن اڑی، آج اڑی میں ہم ڈسٹرکٹ بارہ مولہ میں، اور ماشاءاللہ بہت زبردست مزہ آیا یہاں پہ، کافی لوگ آئے تھے اور ایک اچھا پلیٹ فارم ہے یہ جو لوکل آرٹسٹ ہیں، یوتھ ہے یہاں کا، ان کے لیے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور دنیا تک پہنچائیں۔ تو ایک اچھا پروگرام ہوا، ہوپ فلی آگے بھی ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے اور ہمیں بھی موقع ملے گا اپنے علاقے میں آنے کا، اپنے لوگوں سے ملے۔ جوش تو زبردست تھا، اڑی کے لوگوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، ہمیشہ پیار ملا ہے ان سے، تو آج بھی وہی جوش دیکھنے کو ملا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی ایسے ہی ملتا رہے گا اور موقع ملے گا کہ پھر سے ہم ایک بار خدمت میں حاضر ہوں۔ سرحد سے متصل علاقوں میں فوج کی جانب سے منعقدہ جشن اڑی، جہاں ایک طرف مشہور گلوکاروں کے لیے لوگوں کی تفریح کا ذریعہ بنا تو وہیں دوسری جانب مقامی فنکاروں کے لیے اپنے ٹیلنٹ کو منظر عام پر لانے کا پلیٹ فارم بھی ثابت ہوا، جہاں
ایک ہی جگہ پر شائقین کو گلوکاری کے مختلف طریقوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم ہوا۔ حفاظتی عملے کی جانب سے منعقدہ یہ پروگرام عوام کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی سمت میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پہ جو ایونٹ ہو رہا ہے ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ اگر بات کریں بارڈر کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایسے چیز نہیں ہے، لیکن جو انڈین آرمی ہے آئے روز ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ آج بھی ایک ایونٹ کیا ہے جس سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کریں۔ اگر بارڈر علاقوں کی بات کریں، بہت زیادہ ٹیلنٹ ان لوگوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو ابھرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں اگر ایسے پلیٹ فارم میں دیکھا جائے، ایسے جیسے آج وقار خان صاحب آئے ہیں، ان نے بھی یہاں پہ پرفارم کریں گے، یہاں کے جو بچوں کا شوق ہے وہ دیکھ لیں گے، اور جو یہاں کے بچے ہیں اس ٹیلنٹ کے ساتھ جڑے ہیں۔ اس پروگرام میں آنے والوں کے لیے فن و ثقافت کی تقریب کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کی امیوزمنٹس رائڈز، لذیذ پکوان اور گیمز کے اسٹالز لگائے گئے تھے، جن کا سامعین اور خاص طور سے اسکولی طالب علموں نے خوب لطف اٹھایا۔ قابل غور ہے کہ عالمی وبا کورونا کے بعد جشن اڑی کو لگاتار منعقد کرنے کا رواج گزشتہ سال سے ہی شروع ہو چکا ہے، جسے اس سال بھی اچھا خاصا رسپانس مل رہا ہے۔ کافی اچھے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہیں، کافی اچھے سپورٹس کے ہیں، سب چیز سنگر آئے ہیں بڑے بڑے یہاں پہ، تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے انڈین آرمی کا، لوگوں کو دکھانا، باہر کے اسٹال یہاں پر لگانے، باہر کی چیزیں یہاں پر دکھانی، ہر چیز۔ تو جس طریقے سے اس بار بھی کیا گیا، پچھلے سال بھی جشن اڑی جو کیا گیا تھا، اس سال بھی جو اڑی میلہ ہے جشن اڑی، تو ایک بڑی اچھی طریقے سے انڈین آرمی نے کیا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ آئے ہیں۔ جموں کشمیر کے مختلف دور دراز سرحدی علاقوں میں رہنے والے باشندگان کے ساتھ بہتر رابطہ قائم رکھنے کے لیے حفاظتی عملے کی جانب سے اس سے قبل بھی مختلف اقدامات کیے جاتے رہے ہیں، پھر چاہے بات نوجوانوں کی بھرپور صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ شو کا انعقاد کرنا ہو، یا پھر ملک کے مختلف صوبوں کی تہذیب و ثقافت سے روبرو کرانے کے لیے موٹیویشنل اور ایجوکیشنل ٹورز کا اہتمام کرنا ہو۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے چیف سیکریٹری نے بتایا کہ سال 2022 میں 220 لوگوں نے خودکشی کر لی۔ اس کے لیے انہوں نے ذہنی صحت کو قصوروار ٹھہرایا ہے، لیکن وہ بڑی ہی آسانی سے بھول گئے ہیں کہ گزشتہ 75 سالوں سے پاکستان نے ایک بھی میڈیکل کالج نہیں بنایا ہے اور اسکولوں، کتابوں، نوکریوں اور خوردنی اشیاء سے مقامیوں کو دور رکھا گیا ہے۔ مظفر آباد نیوز بلیٹن نے ٹویٹ کیا ہے کہ مظفر آباد میں لوور چھتر کے علی راشد مغل نامی نوجوان کی عیدگاہ روڈ پر موت ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق راشد اسکول میں ایگزام دینے آیا تھا۔ پامیر ٹائمز نے ٹویٹ کیا ہے کہ دیامر کے رائی کوٹ علاقے میں آئے سیلاب سے سرکاری اسکولی عمارت تباہ ہو گئی، کھیتوں میں فصلیں برباد ہو گئی۔ جے کے ٹی ڈی سی نے ٹویٹ کیا ہے کہ ضلع پنچ کا خوبصورت نندی شول واٹر فال لوران سے 12 کلومیٹر دوری پر موجود ہے اور 150 فیٹ اونچا ہے۔ زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ نوجوان کشمیری فلمکار رضا علی کی ہمی است نامی شارٹ ڈاکیومنٹری نے نیو یارک کے استوریا فلم فیسٹیول میں شاندار ایوارڈ جیتا۔ جے اینڈ کے اسپورٹس کونسل نے ٹویٹ کیا ہے کہ ضلع شری نگر میں 2 روزہ پینچک سلاٹ چیمپئن شپ کا اہتمام کیا گیا۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی خواتین بھارتی فورسز کے مظالم کا بدترین شکار ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑبولا چینل پی ٹی وی ہمیشہ سے ہی من گڑنت اور فرضی خبروں کے ذریعے بھارتی حفاظتی عملے کو کشمیری عوام پر ظلم ڈھانے والے کے طور پر پیش کرتا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں جموں کشمیر کے مختلف دور دراز و دیہی علاقوں تک میں حفاظتی عملے کے اہلکار بغیر کسی بھید بھاؤ کے لوگوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ
ان کی बहबूदी के कामों को सर अंजाम देते आए हैं। इनके मुस्बत इक़दामात के बाइस अवाम, खास तौर से नौजवानों को अपना मुस्तकबिल संवारने में काफी मदद मिली है। फौज की ओर से फलाह बहबूदी के कामों से एक बड़ी तादाद में खवातीन भी खुद कफील और माली तौर पर खुद मुख्तार बन रही हैं। लेकिन पीटीवी को जम्मू कश्मीर में लाई जा रही इन तब्दीलियों से क्या लेना देना है? वो तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए झूठी खबरें चलाकर ही तसल्ली कर लेता है। इस्लामाबाद की लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत तब्दील नहीं हो सकी है। यही एक ऐसा खित्ता है जहां हुकूमत की तब्दीली करने में पाकिस्तान को मुश्किल उठानी पड़ रही है। इसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान को मिलने वाला फंड पूरी तरह तो नहीं रोका गया है, लेकिन इसमें काफी कमी जरूर कर दी गई है। नतीजतन यहां जो भी थोड़े बहुत कामकाज चल रहे थे, उन पर भी नेगेटिव असर पड़ा है। इस वजह से खालिद खुर्शीद की क़यादत वाली तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत की इज्जत अवाम की नजर में तेजी से गिर रही है, जिसका फायदा उठाने के लिए तमाम हिज़्ब मुखालिफ लीडरान बिल्कुल तैयार बैठे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्मा के दौरान भी मौसम भले ही खुशगवार हो, लेकिन सियासी पारा पूरी तरह से सरगर्म है। अवाम का गुस्सा भीतर ही भीतर उबल रहा है। ये नाराजगी कहीं एहतजाज की सूरत में दिखाई पड़ रही है, तो कहीं बहुत जल्द गुस्से का गुबार फूटने ही वाला है। इस बात का एहसास पाकिस्तान को भी है और पाकिस्तान परस्त जमातों को भी। इसीलिए मकामी असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन अमजद हुसैन एडवोकेट वजीर आला खालिद खुर्शीद पर तीखे हमले कर रहे हैं और इस इलाके को पेश आ रही बेशतर मुश्किलात के लिए उन्हें मुरीद इल्जाम ठहरा रहे हैं। रियासत के ऊपर इल्जाम लगा अपनी सियासत के लिए, और ये जो उसके पुजारी हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में आप नजर आ रहे हैं, ये भी हमें ऐसा लगता है कि अपनी सियासत के लिए रियासत को दांव पे लगा। तो ये सूरत हाल अब आते हैं इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस हुकूमत की क्या कारकर्दगी है पिछले 2.5 साल में। मैं बल्तिस्तान में हूं, तकरीबन 2 महीने पहले भी हम आपके पास आए थे, इसी जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब भी पानी का मसला, तब भी बिजली का मसला, तब भी गंदुम का मसला मौजूद था। आज वो पानी का मसला, वो गंदुम का मसला और बिजली का मसला उससे ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुका है, बनिस्बत इसके कि उसके अंदर कोई कमी आई हो। गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे और बुजुर्ग, कारोबारी, नौकरी पेशा, ताजिर और सियासतदान सभी मकामी हुकूमत को हटाने में जुट गए हैं। नाख्वांदा और कम पढ़े लिखे लोग भी हुकूमत से खुश नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि ना तो इस वक्त तालीम, तिब्बी सूरत हाल और नौकरी फराहम कराने की कोई बात हो रही है, क्योंकि ऐसी चर्चा आम है कि वजीर आला खालिद खुर्शीद की कुर्सी बस जाने वाली है। ऐसे में हिज़्ब मुखालिफ जमातें मौका देखकर जोर शोर से हुकूमत पर हमला बोलने और उसे घेरने में लगी हैं। रियासत पाकिस्तान का बजट था, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का बजट था। डिप्टी कमिश्नर को कहा गया कि ये सारा का सारा ठेका जो है वजीर आला साहब के फला दोस्त को अपने हवाला कर। तो इमरजेंसी लगाई गई, न टेंडर दिया गया, न कंपटीशन कराई गई। रातों रात डिप्टी कमिश्नर ने उसकी बात मानी और ठेका बगैर टेंडर के इमरजेंसी लगा के हवाले की गई। तो इसके अंदर भी वो मुनाफा समझते हैं। इस वक्त बल्तिस्तान के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। भाई आप पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, तो लोगों की इस मजबूरी से रियासत का सरमाया लगा के अपना कमीशन खड़ा करना, ये वाला जो नजरिया है, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए, इसकी बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान को ना कभी पाकिस्तान ने हुकूक दिए, ना ही इख्तियारात। बस इस इलाके से हमेशा ही कुछ लेने और ना मिलने की सूरत में छीनने की कोशिश की है। नतीजा ये हुआ कि नई नस्ल ने बगावत शुरू कर दी है। कई बार पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। जब भी अवाम में मुश्तरका जद्दोजहद की, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इसकी मिसाल गंदुम सब्सिडी हटाने के दौरान मुकम्मल शटर डाउन स्ट्राइक के तौर पर दिखी थी। मौजूदा हुकूमत को इस्लामाबाद की तरफ से ताउन भी नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, जबकि इस्लामाबाद में पीडीएम की। इसलिए दोनों में टकराव होना लाजमी है।
ان हालात में पाकिस्तानी हुकूमत के ताउन के बिना अगर खालिद खुर्शीद कुछ करना भी चाहें तो नाकामयाब रहेंगे। मतलब जो हालात यहाँ पे हैं, दूसरी तरफ आप आते हैं बिजली की तरफ, तो बिजली के जो हालात हैं, तो पानी है नहीं, पानी पीने के लिए नहीं है, तो बिजली कहां से मुयस्सर हो। तो इस बल्तिस्तान के अंदर बिजली के मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं उसके ऊपर भी कोई प्रोग्रेस कहीं पर नजर नहीं आती। गंदम का मसला आपके सामने है। इस गंदम के मामले में इमरान खान नियाजी की हुकूमत ने जितना बजट नहीं दिया, उससे ज्यादा बजट मौजूदा यूनिटी हुकूमत ने इनको दिया। 8 अरब रुपए एक दिए, 2.5 अरब रुपए एक दिए, और अभी 2.5 अरब रुपए फिर मांग रहे। तो इस सूरत हाल में जो बजट इनको दिया गया उसको भी मिस यूज किया गया, और सारा का सारा जो सब्सिडी की जो अमाउंट थी उसके अंदर बंदरबांट की गई। गिलगित बल्तिस्तान के साथ पाकिस्तान इसी तरह गुज़िश्ता 7 दहाइयों से खिलवाड़ करता आया है। हालांकि वक्त गुजरने के साथ अवाम में समझ बढ़ी है, उन्हें अपना भला बुरा बेहतर तरीके से समझ में आने लगा है, लोगों में शऊर बढ़ा है और बेदारी भी। इसलिए पाकिस्तान की राह अब मुश्किल होती जा रही है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा तकलीफ देह है वो है कि पाकिस्तान की पार्टियां यहां जिस तरह से इक्तिदार के लिए लड़ रही हैं, उससे यहां पर जो भी थोड़े बहुत तरक्याती काम चल रहे थे उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जैसे कि इन दिनों गिलगित में हो रहा है, जब अवाम परेशान हाल बैठे हैं और तमाम जमातों को जुबानी जमा खर्च और इल्जाम तराशी से ही फुर्सत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान को बेहतर करने की ख्वाहिश ना तो मकामी लीडर की है और ना ही पाकिस्तान की। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। मुल्क के कोने कोने तक लोगों को सभी जरूरी सहूलियात मिल सके, इसके लिए वजीर आजम की जानिब से दिए गए सेवा समर्पण और स्टार्टअप के मंत्र को 9 साल के गुड गवर्नेंस में यकीनी बनाया गया है। इसके लिए मुख्तलिफ शोबों में लोगों के नए नए वेंचर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी मिसाल जिला कठुआ के बिलावर तहसील से मिल रही है। बिलावर वाके मांडली पंचायत में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से डॉक्टर ऑन व्हील्स नामी मोबाइल टेली मेडिसिन क्लिनिक का इफ्तिताह किया गया, जिससे कठुआ, डोडा और पुंछ के लोगों को मौके पर ही तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हो सकेगी। जम्मू कश्मीर में तिब्बी सहूलियात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाने के लिए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से डॉक्टर ऑन व्हील्स नामी एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया गया। इस एम्बुलेंस को असल में मोबाइल टेलीमेडिसिन क्लिनिक की तरह इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसके लिए इसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई और दीगर जदीद तरीन मशीनें नस्ब की गई हैं। इसके साथ ही इसमें ऐसे तिब्बी आलात भी मौजूद हैं जो कम वक्त में न सिर्फ मरीजों की बीमारियों का पता लगा सकते हैं, बल्कि जम्मू, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और दूसरे बड़े शहरों में डॉक्टरों से राब्ता कायम करते हुए जल्द से जल्द लोगों को मरज से लेकर इलाज की पूरी जानकारियां दी जा रही हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम और एक ही समय में बहुत सारे कार्य इसमें संपन्न हो रहे हैं। इसमें सेवा भी है, इसमें संपर्क भी है, इसमें स्टार्टअप भी है। और मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में जो प्राथमिकताएं थी वो तीनों की तीनों प्राथमिकताएं इसमें झलक रही हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार सेवा को समर्पित है, और आज इसमें सेवा का आप दर्शन कर रहे हैं। संपर्क भी है और आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा चला रहा एक स्टार्टअप ग्रुप अपना योगदान करके अपनी भूमिका निभा रहा है। ये एक अपने तरह का पहला प्रयोग है, ये दर्शकों को समझाने के लिए अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में इससे पहला प्रयोग कभी नहीं हुआ। टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक जो आधुनिकतम स्टेट ऑफ आर्ट, दुनिया में किसी भी जगह आप जाएं इससे बेहतर आपको मोबाइल क्लिनिक बेस्ड ऑन टेलीमेडिसिन नहीं रहेगी। जब किसी मरीज की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, अगर ऐसे मरीज को वक्त रहते फिलफौर इलाज मिल जाए तो इसके लिए सेहतयाब होने की उम्मीद बढ़ जाती है।
इसी बात को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर ऑन व्हील्स के जरिए जिला कठुआ के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों के लोगों को बड़ी आसानी से चेकअप और मेडिकल सर्विस की सहूलियात दस्तयाब कराई जा रही हैं। इसमें हम रूरल एरियाज में जाता है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है, वहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स भी होते हैं, लोकल डॉक्टर्स होते हैं, MBBS डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। उनको जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको हम इसी गाड़ी के अंदर बिठा के ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन करवाते हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को कम प्रॉब्लम होती है तो हम ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन करवा के उनकी बात करवा देते हैं डॉक्टर साहब के साथ, और वो जैसे बोलते हैं हम उसी हिसाब से उनको अकॉर्डिंग टू उसके ट्रीटमेंट दे देते हैं। कठुआ में शुरू की गई ये तिब्बी सहूलत जम्मू कश्मीर में अपनी नौइयत का पहला तजर्बा है, जिससे बड़ी तादाद में लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। इसमें चेकअप, लैब टेस्ट और किसी भी स्पेशलिस्ट से टेली कंसल्टेशन करने तक के पूरे अमल में महज 20 से 30 मिनट तक का वक्फा लगता है। काबिल गौर है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को फराहम कराई जाने वाली तिब्बी खिदमात मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की गुड गवर्नेंस की अहम कड़ी है। ये जो एम्बुलेंस है ये हमारे गांव बाई गांव जाएगी, वहाँ पे लोगों का फ्री चेकअप करेगी और हमारे लोगों को इसकी बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर, जो बड़े बड़े डॉक्टर जो लोग हमारे उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे वो एम्स में दिल्ली में बैठे हैं, बेंगलोर में बैठे हैं या और बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठेंगे, वो लोग ऑनलाइन हमारे लोगों को वहां से बैठ के असिस्ट करेंगे, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और ख़ासकर हमारे गरीब तबके के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जम्मू कश्मीर में वैसे तो हर शोबे पर तवज्जो दी जा रही है, लेकिन शोबे सेहत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है, क्योंकि सेहत आवाम की बुनियादी जरूरत है। इसीलिए तिब्बी इदारों में नई इमारतों को बनाने से लेकर इनमें जदीद तरीन मशीनें और नित नई तिब्बी आलात मुहैया कराए जा रहे हैं। यही वजह है कि मुस्तकबिल में दूर दराज इलाकों के लोग ऐसी जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मजीद इजाफे की उम्मीद कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।